चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्रगति बैच में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज दूसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम लोग आज कायदे से हमें कूलम्ब्स लॉ चालू करना चाहिए। क्लास 12th के फिजिक्स में कूलम्ब्स लॉ चालू करना चाहिए, लेकिन मैं कूलम्ब्स लॉ भी नहीं चालू कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पर आने वाले हैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। कूलम्ब्स लॉ आता है इलेक्ट्रिक फोर्स से। कौन से फोर्स से? इलेक्ट्रिक फोर्स से। और आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब तक भाई साहब आपको वेक्टर के साथ खेल खेलना नहीं आएगा, वेक्टर नहीं आएगा, तब तक आप बताइए आप कैसे इसको पढ़ लीजिएगा, कैसे इस पे न्यूमेरिकल्स बना लीजिएगा। तो इसी के लिए आज की क्लास में हम क्लास 11th के वेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग रख देते हैं थोड़ा देर के बाद नेक्स्ट लेक्चर के लिए। और आज की पूरी लेक्चर में हम लोग वेक्टर का हम लोग पूरा पूरा एनालिसिस करेंगे। क्या होता है वेक्टर, किस रूप में काम आने वाला है इसमें, तो वही सारी चीज हम लोग इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक मैथ। ठीक है, बेसिक मैथ, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। अब ये क्या होता है तो जरा समझाता हूं आपको। सबसे पहले आपने अलजेब्रा का नाम सुना है? अलजेब्रा, ठीक है, बीजगणित। दो प्रकार का अलजेब्रा होता है। एक को बोलते हैं सिंपल अलजेब्रा, सिंपल अलजेब्रा। दूसरे को बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, आप कहिएगा ये दो चीज क्या है। तो आपने नौमा क्लास से 9th क्लास से पहले तक हम लोग सिंपल जोड़ करते थे। 3 मीटर में 4 मीटर जोड़ते थे तो इसका रिजल्ट आता था 7 मीटर। ठीक, फिर कौन सा अलजेब्रा आया? वेक्टर अलजेब्रा। ये कहता है 3 मीटर कोई आदमी ऐसे चले और 4 मीटर कोई आदमी ऐसे चले तो इसका रिजल्ट 5 आएगा, ना कि 7 आएगा। है ना, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 4 6 16 25, तो 25 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, तो इसका आंसर 5 आएगा। आप बताइए, सिंपल अलजेब्रा में इसका आंसर 7 आ रहा था, लेकिन जब डायरेक्शन को अपने साथ बांध लिए तो इसका आंसर 5 आ गया। तो पक्की बात है कुछ ना कुछ हम मिसिंग कर रहे हैं। इसी के लिए दो प्रकार के अलजेब्रा बटे, एक में सिंपल रूल लागू होता है और एक में डायरेक्शन के साथ लागू होता है। तो जब आप डायरेक्शन को ऐड कर लोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर अलजेब्रा, डायरेक्शन को हटा दोगे तो उसको बोलेंगे सिंपल अलजेब्रा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब सवाल है कि हम लोग को तो सिंपल अलजेब्रा आगे करता है 3+2 4+6, थोड़ा वेक्टर के बारे में समझाइए। तो चलिए सबसे पहले मैं वेक्टर के बारे में बताऊं। प्यारे बच्चों, वेक्टर जो है, ध्यान सुनिएगा, वेक्टर एक अलजेब्रा है, मैंने अभी बोला है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में क्या है प्यारे बच्चों, हमको इसमें सबसे पहले पढ़ना है जोड़ के बारे में, घटाव के बारे में, गुना के बारे में, भाग के बारे में। लेकिन हम यहाँ पर, चूंकि मैं सिर्फ कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहा हूँ, आगे जब मैं बात करूंगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड का, डाइपोल का, फ्लक्स का, तब जाकर हमको इस गुना वाले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ प्लस और माइनस की चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ प्लस माइनस की चर्चा करेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर किसे कहते हैं? तो देखो, वेक्टर किसे बोलते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो। कहिएगा 1 मिनट सर, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा। कहिएगा नहीं समझे सर, जैसे मैं समझाता हूँ। आप 5 kg चीनी लीजिए और 7 kg चीनी लीजिए, बताइए किसकी क्वांटिटी ज्यादा है? तो आप बोलिएगा 7 की, तो आप बोलिएगा मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? 7 का। तो आप जब ये लिखते हो 7 kg, तो 7 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और केजी क्या है? केजी आपकी यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिलाइएगा तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड। उसके बाद इसके में डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और साथ ही साथ यह एंगल पर भी डिपेंड होना चाहिए। ऐसे कई क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है,
क्योंकि वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, एंगल पर। जब ये तीनों चीजें मिलती है तो हम कहते हैं वो चीज क्या है, वो वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सर, ठीक है ये वेक्टर आपने बोल दिया कि वेक्टर ये है, बट वेक्टर दिखता कैसे है? तो वेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से देखिएगा, ग्राफ के रूप में। तो सबसे पहले वेक्टर को दिखाने का तरीका है ग्राफिकल। तो जैसा अभी बोला कि वेक्टर के साथ दो चीजें होती है, एक को मैग्नीट्यूड बोलते हैं और प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मिलाकर के हमारे पास वेक्टर बनता है। तो मैग्नीट्यूड को दिखाने का तरीका है लाइन। आप एक लाइन खींच दीजिए तो ये लाइन की जो लंबाई है, लाइन की जो लेंथ है, वो लेंथ किसको दिखाते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को। और डायरेक्शन को दिखाने का तरीका है एरो। ठीक है, तो लाइन को देखिएगा तो मैग्नीट्यूड, एरो को देखिएगा तो डायरेक्शन। इस दोनों चीज को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसा लाइन खींच सकते हैं, लाइन दिखाएगा मैग्नीट्यूड को और एरो दिखाएगा डायरेक्शन को। क्लियर हो गया? अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है अल्फाबेट में, तो अल्फाबेट में ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, इसी तरह से रिप्रेजेंट होगा। चाहे तो ये बड़े लेटर्स में भी हो सकते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट एक बार अगर हमको ग्राफिकल करना है तो ये ऐसे कर लीजिए, अगर डिजिट से करना है तो डिजिट बोल रहे सॉरी, अल्फाबेट से करना है तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अब एक सवाल आता है, कोई एक ऐसा बंदा है जिसको वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। सर क्यों मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन से क्यों मतलब नहीं है? कारण समझिए। जैसे मान के चलो मेरे बच्चों, अगर मानिए कि हमारे पास कोई ऐसे कहता है कि 5 मीटर ये प्लेन नॉर्थ में जा रही है, फिर बोलता है 10 मीटर ये नॉर्थ में जा रही है, 20 मीटर ये नॉर्थ में जा रही है, तो बोलते हैं बार बार नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं? सीधे जब पता है कि नॉर्थ में जाना है तो सीधा बोलिए ना, तो वहां डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कई बार ऐसा होता है जब हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो हम लोग वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इस बार वेक्टर को फिजिक्स के हिसाब से समझिए। ठीक है ना, ठीक है ना, डायरेक्शन। ठीक है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अल्फाबेट को लिख दीजिए और उसके ऊपर से वेक्टर को हटा दीजिए। अल्फाबेट को लिख दीजिए, वेक्टर को हटा दीजिए। अल्फाबेट को लिख दीजिए, क्योंकि देखो वेक्टर तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं, मतलब वेक्टर है बट डायरेक्शन यहाँ खत्म होगा तो यहाँ के एरो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो या तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मॉड लगा दो। मॉड क्यों लगाते हैं, कारण समझिए। एरो हटा दिए वो तो समझ में आया कि जब दिशा हट गया तो एरो एरो क्या करेगा। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो, डायरेक्शन अपने साथ माइनस लेकर आता है। क्या लेकर आता है, माइनस। माइनस का जितना खेल भी आज तक हुआ है सब डायरेक्शन खेल रहा है, और हमको डायरेक्शन यहाँ चाहिए नहीं। तो भैया जो माइनस आएगा उसके आगे मॉड लगा दोगे, और जब तुम माइनस को ही खत्म कर दोगे तो मतलब तुम डायरेक्शन को खत्म कर दिया। डायरेक्शन क्या करने आया था, माइनस को बताने आया, मॉड लगाया, माइनस खत्म। तो मॉड आपके जब माइनस को खत्म कर रहा है तो समझिए मॉड आपके डायरेक्शन को खत्म कर रहा है। तो मॉड लगा दिया तो समझो क्या खत्म, डायरेक्शन खत्म। तो इससे आपको पता चल गया कि अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ये तरीका है हमारे लिखने का। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि वेक्टर का, सबसे पहली बात, वेक्टर होते कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से वेक्टर की हमको आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए बुआ, जो जो वेक्टर के यहाँ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहला का नाम है, मतलब होते तो बहुत प्रकार के, 24 प्रकार के वेक्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ जिसका नाम है उसका नाम है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर तो आप समझते होंगे कि जहां दो वेक्टर की डायरेक्शन एक जैसी हो, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, दूसरा का नाम है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, तो आप बताइए एक इधर होगा तो दूसरा उल्टा होगा, जिसको अपोजिट वेक्टर भी कह सकते हो। एंटी पैरेलल बोलो या इसको अपोजिट बोलो। ठीक है, एंटी पैरेलल या अपोजिट। ठीक है, तीसरा बच्चे देखिएगा, इक्वल वेक्टर। इक्वल का मतलब होता है जिसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन और जिसकी फिजिकल क्वांटिटी वो सब बराबर हो, फोर्स फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर इक्वल वेक्टर में जो ये क्वांटिटी होगा वो भी यही क्वांटिटी होना चाहिए।
पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल में फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, मतलब उसके पैरेलल हो सकता है, लेकिन बराबर नहीं हो सकता। बराबर के लिए अगर फोर्स है तो फोर्स ही चाहिए, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ही चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है? अगर ये ए वेक्टर है, इसका उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा माइनस ए वेक्टर, इसी को बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। फिर आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब ही होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, लेकिन उसके ऊपर वेक्टर लगा दो। क्यों? ताकि पता चले कि ए वेक्टर में से ए वेक्टर घटा है तो जीरो आया है। अगर सीधे जीरो लिख दोगे तो इससे इस दोनों में आप अंतर कैसे कर पाओगे, सो बताओ। क्योंकि स्केलर का भी घटाव जीरो है, वेक्टर का भी घटाव जीरो है। ऐसा लगा देने से ये पता चल जाता है कि दो वेक्टर घटा है, और ऐसा लगा देने से पता चलता है कि दो स्केलर घटा है। जैसे कि किसी के मकबरे में कोई आदमी मर गया है, तो वहां पे ताजमहल बन गया, इससे क्या पता चला? कोई बड़ा आदमी मरा है। मर तो दोनों ही गया, मतलब दोनों का नहीं है, मरने के बाद क्या ही मतलब, लेकिन फिर भी पता चलता है ना सिंबॉलिक रूप से, तो वही सिंबॉलिक है। इसके बाद आता है बुआ यूनिट वेक्टर। अब ये काम का चीज है, इसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है तो समझाता हूँ। जैसे एक बात बताइए, यूनिट, यूनिट मतलब वन होता है, और वेक्टर, वेक्टर का संबंध यहाँ डायरेक्शन से है। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, वन, और जो किसका आइडिया देता हो आपको, डायरेक्शन का, जो किसका आइडिया देता हो, डायरेक्शन का, और जिसकी यूनिट की, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, वन। तो एक बात बताइए, हमको कई बार यूनिट वेक्टर की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? जहां पे हमको सिर्फ किसकी बात करनी होती है, डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, तो वन से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए जहां पर भी हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, वहां पर हम किसको लेकर आते हैं, यूनिट वेक्टर को। किसको लेकर आते हैं, यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर दिखता कैसे है? तो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर कैप लगा दीजिए, कैप लगा दीजिएगा तो वो किसकी तरह दिखाई देगा, यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब बताओ तुमको क्या लाना है, वन। तो किसी वेक्टर को, किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करने पर वन आता है। तो सर, आपने ऊपर ही वेक्टर लिखा है, नीचे भी वेक्टर लिखा है, तो ऊपर मान लीजिए लिखा रहेगा 5 मीटर ईस्ट, तो नीचे भी लिखा रहेगा 5 मीटर ईस्ट। नहीं, अगर तुम नीचे भी 5 मीटर ईस्ट लिख दोगे तो ईस्ट से ईस्ट सभी कट के वन हो जाएगा, डायरेक्शन भी नहीं बचने वाला है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर से सिर्फ परिमाण लिखना है तो वेक्टर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। हमको मैग्नीट्यूड को वन करना है, दिशा को रहने देना है। तो ऊपर दिशा के साथ रहेगा और नीचे बिना दिशा के रहेगा। तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा बुआ, ए वेक्टर बट्टे ए, ए वेक्टर बट्टे ए। तो बताइए, हमको आज के बाद यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मिल गया। जैसे आर कैप निकालना हो तो आर कैप बराबर आर वेक्टर बट्टे आर, सिंपल। तो चलिए, यूनिट वेक्टर हो गया। फिर आता ऑर्थोगोनल वेक्टर। आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर। एक्स को आई मान लिया, वाई को जे मान लिया, जेड को के मान लिया, ठीक है ना, आई जे के। अभी इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, हम लोग के फिजिक्स में ये वाला काम ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, अभी अभी वाले टर्म में, कूलम्ब्स लॉ वाले में, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल हो गया। अब सवाल है, सर वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं? कहेगा 1 मिनट, एंगल मतलब, देखो, जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, एंगल 120 डिग्री। तो आप बताइए तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हुआ? सर सिंपल तो है, ए बी बीच का एंगल 120 डिग्री। पर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप यहां देखिए, ठीक है, इस पॉइंट को टेल बोलते हैं, इस पॉइंट को हेड बोलते हैं। ए वेक्टर का ये पूंछ है, ये सर है। बी वेक्टर का ये पूंछ है और ये सर है। तो बताइए, किसी के सर पर पांव रख के सोना, क्या ये सही अरेंजमेंट है आपका? तो आप कहिएगा नहीं सर, ये सही अरेंजमेंट तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्या आप बताइए, क्या ये एंगल सही होगा? नहीं सर, अरेंजमेंट ही सही नहीं है तो एंगल कैसे होगा? तो सही अरेंजमेंट कैसे होगा? तो एक ही तरीका है, आप इसको उठाकर यहां से यहां ले आइए,
आप बताइए, जैसे इसको उठा के यहां से यहां लाएंगे, तो आप बताइए दोनों का टेल टेल एक जगह हो गया, देखिए तो सीधे सामने खसकाने में देखो, एक्स एक्सिस ये बोलूं या एक्स एक्सिस ये बोलूं या एक्स एक्सिस ये बोलूं, सब इधर ही दिखा रहा है। तो जब सब इधर दिखा रहा है तो आप वेक्टर को यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, सब क्या है बात बराबर। इसी के लिए प्यारे बच्चों, जब कोई पूछेगा कि भैया क्या हम वेक्टर को पैरेलल खसका सकते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ खसका सकते हैं। तो वेक्टर को पैरेलल खसकाने पर, इसको सीधा खसकाने पर इसके बीच का एंगल अब कितना आएगा, तो 120, पूरा 180 होता है, 120 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। तो दो वेक्टर का सही एंगल तभी होगा जब दोनों का टेल टेल या दोनों का हेड हेड सही एक ही जगह पर है, कॉमन जगह पर है, तभी हम बोल सकते हैं कि उसके बीच का एंगल ये है। तो मान के चलो, बताओ तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो बोलिएगा 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री, क्योंकि दोनों का टेल टेल एक ही जगह पर है। ठीक, 90 डिग्री। तो बोलिएगा हाँ दोनों का हेड हेड एक ही जगह पर है, तो ये सही होगा। तो जब हेड हेड एक ही जगह पर हो, टेल टेल एक ही जगह पर हो, तो हम बोलेंगे एंगल क्या है आपके लिए, 60 है, तो 60 ही रह जाएगा। ठीक है, अब चलिए एंगल के बाद दो वेक्टर का जोड़, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ दो वेक्टर का जोड़ कितना होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक, ऐसे है, तो इसका जो रिजल्ट आता है, क्या आता है बुआ, रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है इसको रिजल्ट कहते हैं। क्योंकि देखो कोई आदमी यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ठीक, तो एक रास्ता तय करके वो सीधे यहां से यहां जा सकता था, तो इस दोनों का ये रिजल्ट हुआ। तो इस रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, तो बोलिएगा यह किसका रिजल्ट है, लिखना सीखिए। यही कूलम्स लॉ में काम आने वाला, ध्यान से देखो। तो बोलेगा सर ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर का ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट लिखने का तरीका सीखे, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर। अच्छा, इसी वेक्टर को चाहे तो हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पे बोलेंगे ए वेक्टर, और इस बी को यहां ना लिख के थोड़ा सा पीछे खसका सकते हैं। तो जब पी को पीछे खसकाइएगा तो कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, देखिए तो इसी बी को उठा के यहाँ खसका सकते हैं। इससे फायदा क्या मिला, दोनों का टेल टेल एक ही जगह हो गया और रिजल्टेंट वहीं के वहीं रह गया। तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो या तो आप पिक्चर को ऐसे बनाओ तब, या पिक्चर को ऐसे बनाओ तब, दोनों ही केस में आपका पिक्चर क्या है, बराबर है। सो देखिए एंगल, बीच का एंगल क्या है, हाँ जो भी रहेगा, इसके बीच का एंगल है थीटा, तो इसके बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ए और बी का टेल टेल एक ही जगह पर है, तो यही इसका थीटा कहलाएगा। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, ए है और ये क्या है, बी है, तो दोनों का क्या है बुआ, दोनों का बीच का एंगल क्या है बुआ, थीटा है। और बी को चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, तो दोनों पिक्चर काम आता है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिएगा। तो इसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, तो बोलिएगा दोनों का तो सेम ही रिजल्टेंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आप कहिएगा कि सर इसके रिजल्टेंट का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये जो रॉड है वो कितना लंबा आया, ये मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, आर बराबर आपने पढ़ा होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसी फॉर्मूला पर क्या होता है बुआ, हम लोग इसको निकाल देते हैं। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो चलिए मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस पिक्चर को यहाँ लाते हैं, ए है, बी है, बीच का एंगल यहाँ पर ये क्या है, आर है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। क्यों आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टेल हेड वाली कहानी आ जाती है। इसको आगे बढ़ाऊंगा तो हेडेड हो जाएगा। अब बताओ, बीच का एंगल ये थीटा हो जाएगा। अब कहानी बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज का भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। तो तुमने ये जो भुजा बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है, तो यहाँ पे देखिए, तो इस वाले ट्रायंगल में मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी। अब बताइए बीसी की भुजा कितनी है, तो आप जरा इस ट्रायंगल को देखिए, तो इस ट्रायंगल को देखिएगा, तो ट्रायंगल बी सी डी में देखो, बी सी डी में थीटा के सामने वाले को लंब, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण, तो ये जो बच गया वो आधार। तो बताइए, तो हमको आधार निकालना है, तो आधार और कर्ण में संबंध बताने वाला cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा,
BC बट्टे BD। अब BC की वैल्यू हमको निकालनी है और BD की वैल्यू हमको पता है B होता है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये A है और ये B है। तो बताइए BC बराबर क्या हो जाएगा? तो BC बराबर होगा B cos थीटा। तो बताइए आज से ये दूरी कितनी हो गई? B cos थीटा। अब सिमिलरली इसी तरह बताइए तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब मतलब यहाँ पर हो जाएगा DC और कर्ण BD। तो साइन थीटा DC और BD का मान फिर से B है। तो बताओ DC बराबर क्या हो जाएगा? B साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये दूरी भी कितना हो गया? B साइन थीटा। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ये B cos थीटा, ये B साइन थीटा। अब जरा बताइए तो प्यारे बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमको कर्ण निकालना है, मतलब AD निकालना है। तो क्या आप यहाँ पे कह सकते हो कि AD स्क्वायर बराबर, बोलिए तो कितना हो जाएगा? AC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर। रुक जाइए, इसको यहीं लिख देते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर? AD कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा? AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, नहीं हो जाएगा? इतना के स्क्वायर प्लस इतना के स्क्वायर। तो बताइए तो AD को R लिखते हैं तो लिख जाएंगे R के स्क्वायर, R बोलते हैं। अच्छा AC को, तो AC दो चीजों से मिलकर बना है, AB से और BC से। तो A की वैल्यू A है और इसकी वैल्यू B cos थीटा है। तो AC अपने साथ कितना रखा हुआ है? A प्लस B cos थीटा, और इसका भी स्क्वायर है। अब प्लस CD का मान तो यहाँ से लिखा ही हुआ है, B साइन थीटा। तो बताइए R बराबर कितना हो जाएगा? R स्क्वायर बराबर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को इसको तोड़ दीजिए, X स्क्वायर प्लस पूरा का स्क्वायर प्लस 2 पहला गुने दूसरा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर ये मौजूद है स्क्वायर के साथ, है ना, यहाँ पे ये मौजूद है स्क्वायर के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप बताइए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसमें से कॉस स्क्वायर कॉमन हो गया, सॉरी B स्क्वायर कॉमन लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, और यहाँ से B कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और पीछे से ये मौजूद है हमारे पास ऑलरेडी, कौन? 2AB cos थीटा। तो इसको 1 बोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। तो बताइए तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, बस। तो कोई आपसे पूछता है प्यारे बच्चों कि सर यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये बात लिख दिया था तो आपको दिक्कत होता है, इसलिए मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। बट आपको प्रूफ नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो बताइए A बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए? R बराबर दो वेक्टर का यहाँ पे अगर रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इतना बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूंगा कि सर R स्क्वायर का मान लिखिए, तो R को तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और अगर यहीं पे सब्सट्रैक्शन करेंगे, घटाव करेंगे, जोड़ है तो A प्लस बी, और घटाव रहेगा A वेक्टर बराबर A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, खाली यहाँ पर सब कुछ वही रहेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और खाली cos 180 का मान हो जाता है -1। तो यहाँ पे हो जाता है 2 माइनस 2AB cos थीटा, ठीक। तो यहाँ पर आप क्लास को समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि दो वेक्टर का जोड़ रहेगा तो प्लस लिखना है, और अगर घटाव रहेगा तो माइनस लिखना है, ठीक है। इतना से आपका काम क्या हो जाने वाला है? चल जाने वाला है। और अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आपको एंगल निकालना है कि रिजल्टेंट के बीच में, और देखो दो एंगल है, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल क्या है? तो इसको अल्फा मान ले। तो आप जरा देखिए तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? तो tan अल्फा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना है सो बताइए? तो लंब है B साइन थीटा, और आधार कितना है? तो A प्लस B cos थीटा, हो गया। तो अगर हमसे
रिजल्टेंट का एंगल पूछेगा तो ऐसे निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ऐसे निकाल लेंगे। और अगर मान के चलिए हमसे घटाव पूछेगा तो बस कुछ मत करना, जहां जहां भी cos 180 माइनस थीटा होगा वहां सीधे सीधे लिख देना माइनस cos थीटा, आपका काम चल जाएगा। बस इतने करना है, क्योंकि माइनस होने पर क्या होता है, थीटा अपने एंगल पे 180 पलट जाता है, और 180 पलटा तो साइन के साथ कोई समस्या नहीं, सारा समस्या किसके साथ है, cos के साथ है, तो cos माइनस हो जाएगा। बाकी सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आपके लिए इतना आज का बेसिक बहुत ही सिंपल है। अगर आप बहुत ज्यादा बेसिक चाहते हैं, बहुत ज्यादा, तो आप सिंपल एक ही काम कीजिए, सिंपल बोलिए कि भैया वेक्टर किसे कहते हैं वो देख लीजिए, वेक्टर के जोड़ का फॉर्मूला याद रख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, घटाव का याद रख लीजिए, बाकी हम देख लेंगे सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए बच्चे लोग आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात होगी जब अगली क्लास में, तब हम लोग इसकी चर्चा और डिटेल करेंगे। तो कल से कूलम का नियम चालू होने वाला है, गर्दा उड़ा के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और जो रहा खुद का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें हम लोग देख लेंगे। और प्यारे बच्चों, ये वेक्टर का बैकअप है, प्योर वेक्टर पढ़ना है तो प्योर वेक्टर की क्लासेज ऑलरेडी जब हम लेंगे तो देखिएगा कि कितना डिटेल में इसको बताया जाता है। बट यहाँ पर उतना करने का मतलब है नहीं, क्योंकि हमको अभी कूलम्स लॉ पे चलना है, एप्लीकेशन करना है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर सभी को।